हेलो दोस्तों, मैं करता हूं स्वागत आपका अपने चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। जो हमारी एक सीरीज चल रही थी कि 22 भाग जो कंप्लीट कराने के, उसका ये तीसरा पार्ट है। इसमें मूल अधिकार, इसके अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका विवरण दिया गया। मूल अधिकार एक व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए, एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा संविधान में अगर जरूरी है उसके लिए तो मूल अधिकार है। तो इस वीडियो में मूल अधिकार के बारे में समझेंगे कि हमें क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं। और ये विशेष क्यों? क्योंकि इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने हनन अगर होता है तो अब डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये हमारा चार्ट तैयार हो चुका है। इसमें अनुच्छेद 12 में दिया गया मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा यानी मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार होता है। ये जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मूल अधिकार तब तक आपका मूल अधिकार है जब तक आप किसी दूसरे के मूल अधिकार को हनन नहीं पहुंचाते। आपको जो भी ये मूल अधिकार दिए गए हैं ये तभी तक सीमित हैं। आप दूसरे के मूल अधिकार को नहीं हनन दे सकते हैं। अगर हनन करते हैं तो आपके मूल अधिकार का अल्पीकरण यानी कम कर दिया जाएगा उसको। और अब यहाँ से चालू होते हैं कि अधिकार के विवरण, मतलब जो हमारे 7 अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक हमारा दिया गया है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है विधि के समक्ष अधिकार। यानी विधि मतलब कानून। कानून है जो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर है, कि किसी के लिए अलग नहीं होगा, न बच्चों या बड़े बूढ़े या जाति लिंग धर्म के हिसाब से। और यही अनुच्छेद 15 में कहा है, जाति लिंग धर्म जन्म स्थान में समानता। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि लिंग के हिसाब, जाति के हिसाब से उसे किसी में नई नौकरी दी जाएगी, या लिंग के साथ उसके भेदभाव किया जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग वगैरह। धर्म के स्थान पर भी आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान से भी आप उसमें समानता दी गई है। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन मतलब नौकरियां, अफसर जो सरकारी पद होते हैं उनमें उन्हें छूट दी जाती है। तो जो सरकारी अफसरों में उन्हें छूट दी जाती है, लेकिन ये कुछ कंडीशन में कुछ विशेष लोगों को इससे छूट दे दी जाती है। जैसे जो हमारे पिछड़े समूह थे, SC ST, उन्हें इसके तहत अलग रखा गया है कि उन्हें समानता लाने के लिए उन्हें बराबर किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत में समानता। इसमें छुआछूत में जैसे हमारे पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले देखिए तो बहुत ज़्यादा छुआछूत चलता था। गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा है कि आप किसी छोटी जाति के साथ बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल समानता आपको दी गई कि आपके साथ ऐसा कोई भेदभाव होता है तो आप डायरेक्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपील दर्ज करते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि किस अनुच्छेद के माध्यम से कहा गया है। 18 कहता है उपाधियों के अंत। उपाधियों के अंत जैसे हमारे पहले क्या थे कि अंग्रेज लोगों की जिनने गुलामी की थी उन लोगों को भी कुछ उपाधियां दे दी गई थी विशेष, तो उन उपाधियों को भी अंत कर दिया। और कुछ हमारे यहाँ के जैसे विशेष राजा थे, उनके सूबेदार थे, तो जो उनकी उपाधियां थी जो राजा ने उन्हें दी थी या राजा जो थे, उन उपाधियों का अंत कर दिया है। लेकिन कंडीशन इसमें भी एक विशेष है कि इसमें जो उपाधियां भारत सरकार यानी प्रेजेंट टाइम में जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, ये जो एक वीरता के और उसमें चक्र में मिलेगा, वो उपाधियां वो धारण कर सकते हैं और किसी विशेष प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकते। और अगर विदेश से भी कोई उपाधि उन्हें दी जाती है हमारे नागरिक को, तो ये भी हमारी सरकार पे पूछ के ही वो धारण कर सकते हैं। अब हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक दिया गया है। ये भी आप पे कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें आप देखिए सब समानता के अधिकार हैं। जैसे ये 14 से लेकर 18 तक जो दिए गए समानता, सब में समानता, विधि के समझ, जाति के, लोक नियोजन के, अस्पृश्यता के और उपाधियों के समझ समानता। और अब ये है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक दिया गया है। 19 में क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आप सभा कर सकते हैं, आप संगठन भी बना सकते हैं, आप घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और व्यापार अपना कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और इसमें एक स्वतंत्र जैसे घूमने की स्वतंत्रता, इससे पहले जैसे हमारा अन्य जम्मू कश्मीर था उसमें रहने की स्वतंत्रता नहीं थी, तो वो एक विशेष अधिकार था जो 370 के तहत था, वो भी अब हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 20 ये 3 कानूनी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद जो 20 है वो 3 कानूनी स्वतंत्रता देता है। इसमें क्या है कि एक गलती की एक सज़ा मिलनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हो गया, एक गलती की एक सज़ा होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर सज़ा मिल गई है तो उसका
भी सरकार करेगी। ये नहीं कि उसे सजा मिल गई तो उसे कहीं भी डाल दिया जाए, उसे कोई भी मारे पीटे, ऐसा नहीं, उसे संरक्षण पूरा पूरा दिया जाना चाहिए। और सजा भी आपको जो मिलेगी वो उस कानून के हिसाब से, जैसे आपने 2020 में अगर कोई भी अपराध किया है तो इस समय जो कानून था दंड संहिता में, बस वो ही कानून के माध्यम से आप सजा देंगे। अगर चोरी के माध्यम से आज 2 साल की अगर सजा है तो 2 ही साल की उसे सजा दी जाएगी। आगे चल के आप आगे या पीछे कुछ भी हो, अगर मृत्यु की सजा भी आगे 21-22 में जाके अगर हो जाती है मृत्यु की सजा 2 दिन बाद भी, तो आप उसे लागू इस पर नहीं कर सकते हैं। जिस दिन उसने गलती की होगी उसी दिन के हिसाब से सजा, और उसे कानून की अगर अपराध घोषित हो गया तो उसे संरक्षण भी दिया जाएगा। हाँ, तो ये 21 में क्या कहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक अधिकार, इसके जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें धुआं वो निकलता है, तो यहाँ प्राण यानी उससे हमें दिक्कत होती है, तो यहाँ प्राण उन गाड़ियों को रोका जाता है, हेलमेट लगाने की सुरक्षा दी जाती है आपको, उसी के तहत आपको चालान भी काटा जाता है। और निजता का भी अधिकार इसी में है 21 में। तो निजता का अधिकार क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट चीज को आप किसी भी माध्यम से नहीं पूछ सकते हैं, तो उसकी जो निजता है, उसका स्वतंत्र अधिकार है। वो अपने घर में कुछ भी कर रहा हो तो आप उसके घर में ताक झाक नहीं कर सकते कि आप सोचे कि हमें तो घूमने का अधिकार है तो उसके बेडरूम में भी आप जाएं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और इसी में 21 के काम में कहा गया है, जो अभी बाद में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 86 संशोधन। 86 संशोधन, हिंदी गलत हो तो देख लेना आप लोग। 86 2002 में इसका संशोधन हुआ था, 21 के का में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर ये सरकार नहीं देती है तो आप इनके लिए कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और 22वां का दिया गया है गिरफ्तारी एवं निरोध स्वतंत्रता। तो गिरफ्तारी एवं निरोध स्वतंत्रता, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसे कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उसे वारंट अगर आप दिखाएंगे तभी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये नियम है। और उसे वकील रखने का भी अधिकार है, और उसे 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना पड़ेगा। आप सिर्फ उसे ये नहीं कि कैद कर लिया, उसने गलती की थी उसे जेल में डाल दें, उसे मुकदमा चलाया जाएगा सजा पर, इसलिए उसे 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना होगा। इसमें छुट्टी वाले दिन अकाउंट नहीं होते और न जाने आने वाला समय जुड़ता है। और ये 2 स्पेशल 20 और 21 ये कभी भी आपसे नहीं छीने जा सकते हैं किसी भी कंडीशन में। विशेष अधिकार है इनमें, मतलब आप आपातकाल जैसे लगता है तो उसमें भी इन 2 अनुच्छेदों को नहीं रोका जाता है। इसमें 3 कानूनी जो स्वतंत्र, आपको गिरफ्तार की मतलब जो एक गलती की सजा 1 मिलनी चाहिए, और आपको सजा मिलने पर भी संरक्षण दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें जीने का अधिकार जो है और निजता का अधिकार ये आपसे नहीं छीना जाएगा। बाकी के ये सब आपसे छीने जा सकते हैं कब, जब आपातकाल लगा दिया गया 352, 356 और 360 में जो विवरण दिया गया है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके अगले अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये अब नेक्स्ट स्लाइड में 23 अनुच्छेद जो अपना है वो 23 अनुच्छेद कहता है बाल श्रम एवं बेगारी। यानी बाल श्रम बेगारी से स्वतंत्रता मिलती है। इसमें बाल श्रम आप किसी व्यक्ति पर नहीं कर, व्यक्ति क्या है, बाल श्रम बच्चों पे करवाया जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पे आप बाल श्रम नहीं कर सकते। और बेगारी मतलब किसी भी व्यक्ति पे आप काम करवा लें और उसे मजदूरी उसकी ना दें, वो बेगारी कहलाती है। ना आप बेगारी किसी पे करवा सकते हैं, ना आप बाल श्रम किसी पे करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं, जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें आप किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। यानी फैक्ट्री बम बनाने वाली या पटाखे बनाने वाली, रासायनिक वाली, इन तरीकों की फैक्ट्रियों में आप उन्हें काम नहीं करवा सकते हैं। और अब हमारा आता है ये थे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ये पूछ लिए जाते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है। ऐसे धार्मिक से संस्कृति थे, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया है। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को फॉलो करे और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और पालन कर सकता है। और ये कहा गया है इसमें स्पेशली कि वो अंतःकरण मन से अपना किसी धर्म को, जिससे उसे कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो। और ये 26 होता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है, और इसी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में ये भी कहा गया है कि आप जो आपके तिलक लगाने का या टोपी पहनने का या कृपाण सिखों को रखने का
इस प्रकार से जो होते हैं, और वस्त्र पहनने जो उनके होते हैं लिबास, वो आप इसी के माध्यम से पहन सकते हैं। और 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं आप, जैसे नवरात्रि में पंडाल लगा के नवरात्रि करते हैं, और मुसलमान लोग नमाज अपनी पढ़ सकते हैं, और क्रिश्चियन लोग कैंडल मार्च निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी धर्म जिस हिसाब से वो चाहता है सभा कर सकता है अपनी, लेकिन सबको पता होता है ये टेम्परेरी समय के लिए है, ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इन्हें लागू किया जाता है। इन्हें रोक टोक नहीं है कि आप सड़क पर भी आप पंडाल लगा लेते हैं, सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और 27वां कहता है धार्मिक धन पर टैक्स नहीं। ये स्पेशल बहुत बढ़िया है, इससे टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। नेता लोग इसी का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं, धार्मिक धन बता के किसी भी चैरिटी में डाल देते हैं, तो उसमें टैक्स नहीं लगता, और चैरिटी भी उनमें भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से 28 क्या कहता है, सरकारी धन से धर्म की शिक्षा नहीं होगी। यानी जो सरकारी पैसा होगा, संचय निधि वगैरह इस तरीके से, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आप जैसे कहेंगे मदरसे फिर क्यों खुले हैं या संस्कृत विद्यालय क्यों खुले, उसमें भाषा की शिक्षा दी जाती है। मदरसे में उर्दू की भी शिक्षा दी जाती है, और संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत जैसी भाषाओं की आप शिक्षा करवा सकते हैं, लेकिन धर्म की नहीं, कि धर्म को बढ़ावा देने वाली शिक्षाएं नहीं इसमें होती हैं। अब आता है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो 29 से 30 तक है। 29 और 30। 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा। अल्पसंख्यकों की हमारी सरकार जो है रक्षा कर। अल्पसंख्यक मतलब जहाँ पर जिस भी व्यक्ति की कमी हो, जाति के हिसाब से भी हो सकता है, धर्म के हिसाब से भी हो सकता है। यानी 80% किसी गांव में मुस्लिम है, 20% हिंदू हैं, तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। और जहाँ पे 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हो गए, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। तो उनकी रक्षा करेगी सरकार। और अगर नहीं करेगी तो कहाँ जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा। अल्पसंख्यकों को शिक्षा भी प्रदान सरकार कराएगी। अगर वो लोग पढ़ने एक उस माहौल में नहीं पढ़ पा सकते, क्योंकि ये अल्पसंख्यक ज़्यादातर जनजातीय इलाके से होते हैं, या जैसे जैन धर्म वाले अल्पसंख्यक हैं हमारे भारत में, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अगर उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो सरकार उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाएगी, उनका पैसा भी उन्हें देगी, जो वो अलग पढ़ सकें। ये इस प्रकार से हो गया। अब हम और आगे देख, हाँ, तो ये अब आगे हमारा संपत्ति का अधिकार 31, पैतृक संपत्ति का अधिकार। ये पहले था जब हमारा संविधान बना था, अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे हम लोग। क्योंकि कहीं भी कोई रोड बनता था या कोई स्पेशल रास्ता जाता था, तो वहाँ जैसे किसी का पड़ता था तो वो उस ज़मीन को देता नहीं था, तो हमें रोडों को थोड़ा घुमाना पड़ता था, जिससे हमारे विकास में बहुत दिक्कत उत्पन्न हो रही थी। तो इसे हटा दिया गया है। इसे अब 44वां संशोधन, अब इससे पैतृक संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संशोधन 1978 में करके इसे पैतृक संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया, और 300 के कामे से ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। यानी ये एक वैसा संविधान मतलब अनुच्छेद है जो आपको मूल अधिकार बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। इसमें क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचार। इसमें ये कहा गया है कि आपको जो मूल अधिकार दिए गए उन्हें बनाए रखने के लिए जो उपाय होते हैं, उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके हनन होने पर। और किसी के मामले के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जिला कोर्ट जाएंगे, फिर उससे अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम। इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जाने को आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है, और यही आपको संविधान में मूल अधिकार बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और अब हमारे यहाँ से कुछ पॉइंट और आते हैं, यही मूल अधिकार से ही रिलेटेड है, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। 33वां अनुच्छेद कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में गुप्तचर, मीडिया, सेना के अधिकार कम कर दिए जाएंगे। यानी गुप्तचर को और मीडिया को, अगर सुरक्षा सेना को अगर कोई अधिकार ज़्यादा दिए जाएंगे, ये सब अधिकार घूमने फिरने के, तो इससे दिक्कत हो सकती है। मीडिया को हर जगह जाने की अधिकार अगर घूमने की होगी, तो आप कोई भी गुप्त चीज़ हमारी हो रही है उसे भी वो दिखा सकती है। इस सेना को आप एक पर्टिकुलर एक जगह पे ही रहने का उसका होता है, तो उसके लिए उसे थोड़ा अल्पीकरण किया गया। गुप्तचर को भी आप, वो किसी को कुछ बता नहीं सकता या घूम नहीं सकता, नाम नहीं बता सकता अपना, इस प्रकार से उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में
कम किए गए। 34वां, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाए, यानी जो हमारी सेना है सर्वोपरि सबसे ज़्यादा है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे सेना चली जाएगी और उस एरिया एंड जोन को मार्शल लॉ के तहत उसे सेना का कानून लगा दिया। वहाँ आपके मूल अधिकार नहीं होंगे। उस क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ मार्शल लॉ यानी सेना का जो कानून होता है उसे मार्शल लॉ कहते हैं। उसी के तहत आपको सजा प्रावधान जो भी होगा वो दिया जाएगा। और 35 क्या कहता है, 35(3) में कहा गया भाग 3 में दिए गए, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा ये भाग 3 में था, 12 से अनुच्छेद 35 तक, इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान, यानी इन्हें बनाए रखने के लिए नियम कानून बनाएगी सरकार। इस प्रकार से हमारे ये अधिकार समाप्त होते हैं। पहले हमारे 7 अधिकार थे, मूल अधिकार हमारे कितने थे, 7 अधिकार। मूल अधिकार ये इस प्रकार से जो हमने लिख रखे हैं रेड कलर में, ये हमारे मूल अधिकार हैं जिनमें उनके पार्ट वाइज दिए गए हैं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार से। तो अब ये संपत्ति का अधिकार हट गया तो हमारे 6 मूल अधिकार बचे हैं। कितने बचे हैं, 6, ओनली 6 मूल अधिकार बचे हैं। और इनका हनन अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके स्क्रीनशॉट भी आप, हम उसमें टाइम दे देंगे तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा और जिससे आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तभी, और नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो की प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।